सच की रफ्तार सबीना के साथ में आप सभी का स्वागत है। हम कहते हैं कि सोना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सोना सबसे ज़्यादा महफूज है, चांदी में खूब जमकर निवेश करिए। लेकिन क्या इसके साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है, ना सिर्फ हमारी ज़मीं पर बल्कि विदेशी ज़मीं की नीतियाँ क्या कुछ कह रही है, जो माहौल है वो किस कदर बना हुआ है जिससे सोना और चांदी दोनों प्रभावित होता है। इसी पर हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी मौजूद हैं। अनिल राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नया साल हमने बहुत अच्छे से मनाया, खूब जश्न यहाँ पर हुआ, कई नीतियाँ हमारी तरफ से भी बनी, लेकिन सोने को लेकर दशकों की नीति यहाँ पर अब भी हमें डामाडोल होती हुई नजर आती है। अनिल जी, क्योंकि सवाल पहला यही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी निवेश करें या ना करें, इंतजार करें या ना करें। बम्पर बम्पर उछाल आता है, लेकिन इसके बीच सवाल वही रह जाता है। जी देखिए, सोने में ये अब मन में लाना छोड़ दें कि समय अभी है या नहीं, क्योंकि सोने में जब भी आप निवेश करें वही सही समय है। अभी ये सिचुएशन हो गई है। जैसा कि आप देख रही हैं कि दुनिया में उठापटक जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो ये सारी चीज़ें सोने के दाम को आने वाले समय में और बढ़ाएंगी। और सोना एक लंबे समय के लिए हर समय निवेश करने लायक है। तो ये दिमाग से हटा दें कि अभी करें या ना करें, क्योंकि सोने का निवेश एक दो दिन के लिए नहीं है। आप कम से कम 5 से 10 सालों का मान के चलें, और अभी भी अगर आप निवेश करते हैं तो वो सही समय है। अनिल जी, युद्ध पर नजर रखनी हर किसी के लिए कितनी जरूरी है? एक वक्त वो होता था कि जब दो देशों के बीच तनाव होता था तो वो खबर वहीं तक सिमट कर रह जाती थी। लेकिन सबसे पहले हम अमेरिका का वेनेजुएला पर जो भी पूरा कब्जा यहाँ पर सामने आया, जो नीतियाँ ट्रंप के हाथों में अब नजर आ रही है, उसका क्या कनेक्शन आपको मार्केट से, बाजार से, सोने से नजर आता है? ये देखिए, बहुत गहरा कनेक्शन। अभी इस समय क्या है कि दुनिया में हर वो चीज़ जो कहीं भी घटित हो रही है उसका इम्पैक्ट लगभग हर देश पे पड़ता है, और स्पेशली अगर कोई बड़ी अर्थव्यवस्था है तो उसके ऊपर पड़ता ही है। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत तेजी से ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था है, तो दुनिया के हर एक बड़े इवेंट का यहाँ पे असर होना लाजमी है। अब जो वेनेजुएला वाला केस हुआ है, देखिए ये एक अपने आप में एक कहें तो एक पूरे देश के ऊपर आप रातों रात जाकर के उसके पूरे प्रेसिडेंट को आप उठा ले आते हैं, और सबको पता है कि आप बहाना भले ही दे रहे हैं कि वो ड्रग्स हैं या नारकोटिक्स एक्ट लगा रहे हैं, लेकिन आपका निशाना उसके ऑयल रिजर्व्स थे, वो दिख गया। तो ये जो परंपरा उन्होंने शुरू की, ये परंपरा जो है खतरनाक है। खतरनाक इस नाते हैं कि अब वो दूसरे देश को किस तरीके से मना करेंगे। कल को चाइना ताइवान पे करेगा तो किस मुंह से मना करेंगे, रशिया को कैसे रोकेंगे, और भी कोई देश इस तरह की हिमाकत करे तो अब कोई किसी को रोक नहीं सकता। और ये सब क्या एक डॉलर से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जाहिर सी बात है, तेल का आयात निर्यात जो भी है वो डॉलर में होता है, और डॉलर को लेकर ट्रंप की जो नीतियां हैं, डॉलर को लेकर ट्रंप की जो बयान सामने आए हैं, वो बिल्कुल यही बताते हैं कि हम इसके साथ किसी तरह से कोई ऊपर नीचे नहीं। कि बात केवल डॉलर की नहीं है, पूरी की पूरी यूएस इकोनॉमी जो है वो एक बहुत बड़े कर्ज के ऊपर खड़ी हुई है। उन्होंने ह्यूज मनी प्रिंटिंग करके किसी के तरीके से बचाया हुआ, बट वो एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है पूरे देश के लिए। और ऐसा माना भी जा रहा था कि यूएस की अर्थव्यवस्था जो है कभी भी क्रैश हो सकती है, जिसकी वजह से कि लोग डॉलर को अवॉइड कर रहे थे और गोल्ड में निवेश कर रहे थे, जो कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हम जानते हैं कि गोल्ड के रेट बढ़ने का, क्योंकि अब जो रिजर्व है वो गोल्ड के फॉर्म में रखे जा रहे हैं। यूएस डॉलर पर लोगों का भरोसा कंट्रीज का कम रह गया। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि देखिए, एक बहुत बड़ा रिजर्व, एक नेचुरल रिसोर्स जो कि हमें पता होता है कि वो रिन्यूएबल नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया पहले ही वहाँ पे। और वो एक इनडायरेक्ट अटैक भी है चाइना के ऊपर में, क्योंकि वेनेजुएला चाइना को बहुत बड़ी मात्रा में भेजता था। अब उन्होंने सीधे सीधे अमेरिकी कंपनी को अलाउ कर दिया कि अब आप वहाँ जाइए और जाकर के जो है अपना शुरू कर दीजिए काम, अब आपके कंट्रोल में वो चीज़ आ गई। तो ये जो नेचुरल, इसके अलावा केवल वेनेजुएला तक नहीं रुके वो, ग्रीनलैंड की बात सामने आ गई, ईरान में अनरेस्ट शुरू हो ही गया एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरे दुनिया में एक संदेश ये दे रही हैं कि आने वाला समय हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा अव्यवस्था का, क्योस का, या हो सकता है एक नई तरीके की वॉर की शुरुआत हो जाए। तो ये जो वैश्विक तौर पर अनिश्चितता जिसे हम कहते हैं, वो सोने पर कैसे प्रभाव डालती है, और सोने के निवेशकों को, यानी कि जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें कितना बारीकी से इस वक्त इस पूरे वॉर जोन को समझने की जरूरत है? एकदम, देखिए, कोई भी अव्यवस्था, अगर दुनिया में अशांति आती है तो सबसे पहला असर पड़ता है सोने के रेट पे। सोना, क्योंकि सोना एक सेफ एसेट है, सेफ बेट है, क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है।
सेफ है। सोने की इंट्रिंसिक वैल्यू, देखिए शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल काम होता है और इनकी अर्निंग वगैरह के हिसाब से होता है, पर सोने की वैल्यू सबको पता है। हाँ जी। ये एक रियल एसेट है, ये पेपर एसेट नहीं है, फेक एसेट नहीं है, ये एक रियल एसेट। जैसे जमीन है, जमीन टोटल दुनिया में लिमिटेड है, वैसे सोना पूरी की पूरी दुनिया में जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और उसकी जो वैल्यूएशन है वो डे बाय डे बढ़ती ही चली जाएगी। तो जब भी कोई इस तरीके की अव्यवस्था फैलती है, वॉर लाइक सिनेरियो में सोना सबसे सेफ बेट होता है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो नतीजा होता है कि इसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो माना जाए, क्योंकि अभी जो वैश्विक हालात यहाँ पर युद्ध को लेकर बने हुए अनिल जी, वो फिलहाल अभी थमते हुए तो नजर नहीं आते, शांति का या समझौतों का रास्ता तो नजर नहीं आता बढ़ते हुए नजर आ रहा है। है। तो क्या भड़कता हुआ युद्ध या भड़का हुआ युद्ध सोने की कीमतों में और बब्बर उछाल लाने वाला है? एकदम लाने वाला है, और मैंने आपके ही साथ बैठ करके कहा था कि कम से कम 10 से 20% का एक जो पोर्टफोलियो का निवेश सोने में होना चाहिए। अब मैं इसी चैनल पे कह रहा हूं कि इस साल आप इस निवेश को थोड़ा और बढ़ा लें, आप उसको 30 से 35% तक लेके जाएं। ये तो बहुत बड़ा, मतलब डबल एकदम से। क्योंकि अब आपको देखिए, इस साल आपको हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में उतना पिछले बार भी नहीं मिला था, पिछले बार भी कम मिला था, लेकिन इस बार भी वही चीज रहेगी कि स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न सोना और चांदी देंगे। ये देंगे, एकदम देंगे। और अभी फिलहाल क्योंकि हम जो युद्ध की स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं, अब सीधे सीधे सिर्फ धमकियां नहीं आ रही हैं, बल्कि पीछे के रास्ते से ये पूरी तैयारियां भी यहाँ पर चल रही है, और ट्रंप की नीतियां, ट्रंप के दिशा निर्देश, अमेरिका का ये पूरा रुख वैश्विक स्तर पर अब चर्चा नहीं है, बल्कि अब कई बड़े बड़े शक्तिशाली देश मिलकर भी सोच रहे हैं कि बीच का रास्ता यहाँ पर क्या निकल सकता है। ऐसे में माना जाए कि सोना जो है अभी और भी ज्यादा आग उगलने वाला है। हाँ एकदम, सोना तो अभी एक तरीके से मतलब सोने की जो दौड़ है ना, ये मैराथन रेस में शुरू हो गई है। ये अब लंबे समय तक ये दौड़ चलती रहेगी, और सोने के जो भाव हैं वो आने वाले 5 सालों में आपको यहाँ से बहुत ऊपर दिखाई देंगे। तो इसलिए सोने में निवेश एकदम मान करके चलें। देखिए 2-4 साल पहले, इवन 2 साल पहले तक एक रिटेल आदमी, एक नॉर्मल आम जनता सोने में निवेश के बारे में नहीं सोचती थी। वो गहनों में, और चूंकि हमारी परंपरा है उस हिसाब से हम सोचते थे, लेकिन अब पिछले 1 साल में लोगों को समझ में आ गया है कि सोना जो है वो एक निवेश करने के लिए बहुत आवश्यक एक धातु हो गई है। तो अपने पोर्टफोलियो में, जैसा मैंने कहा कि अब इस बार आप 30 से 35% का एलोकेशन अब बढ़ा लें। अच्छा, मौजूदा वक्त में चांदी जो है वो 2,60,000 प्रति किलो हो चुका है। क्या ये रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि ये अब 3 लाख को पार कर जाएगा? कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आने वाला समय, मैं आपको बताऊं, आने वाला समय ये 2026 और उसके आगे के जो साल हैं, वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज की ग्रैबिंग शुरू हो रही है। पूरी दुनिया, अभी यूएस ने कहा कि हमें आप सिल्वर भेज दीजिए, चाइना ने मना कर दिया। अब आप देखिए यूरेनियम को रोक रहे हैं। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, उन्होंने एक रशिया सैंक्शन एक्ट निकाला है जिसमें खुद तो वो यूरेनियम बाय कर रहे हैं रशिया से, लेकिन दुनिया अगर बाय करेगी तो उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, वो भी 500%, यूरेनियम एंड पेट्रोलियम दोनों। हाँ जी। तो ये जो इनकी दादागिरी है, इस तरह की भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। हमें नहीं पता कि आने वाले समय में वो और कौन सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लेके आएंगे, लेकिन जो इंडिकेशन दिख रहा है वो ये है कि आने वाले समय में स्ट्रेस और टेंशन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। स्ट्रेस जो है पूरी दुनिया में वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो मौजूदा वक्त में एक बहुत बड़ा अमाउंट इस वक्त सोने में नहीं लगा सकते हैं, जो देख रहे हैं कि पूरे युद्ध की स्थिति तो बनी हुई है, और ये वक्त हो सकता है वैश्विक स्तर पर या किसी एक खास देश के लिए मुश्किल भरा हो, लेकिन निवेशकों के लिहाज से आपको लगता है ये एक ऐसा मौका है जब उन्हें ये सोचना ही होगा, जैसा आपने कहा कि अब उन्हें अपनी प्रोफाइल का कम से कम 25 से 30% यहाँ पर निवेश करना होगा। ये रास्ता उन्हें निकालना ही चाहिए। डिजिटल गोल्ड के माध्यम से भी निकाला जा सकता है। निकालना चाहिए, आप डिजिटल गोल्ड के माध्यम से भी रख सकते हैं। सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित तरीका है आप गोल्ड ईटीएफ में लगा लें। गोल्ड ईटीएफ में, क्योंकि उसमें आप कितना भी छोटा अमाउंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वो 100% चूंकि सेबी से रेगुलेटेड है, मार्केट से रेगुलेटेड है, तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। डिजिटल गोल्ड में अगर आप चाहें तो जैसा कि गवर्नमेंट की ऐप है MMTC, वहां से करें, क्योंकि लोकल जो ऐप हैं उनसे बचें जी। फिजिकल गोल्ड में एक सीमा है कि उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। फिर दूसरी समस्या ये आती है कि आप जो गोल्ड ले रहे हैं वो कितनी प्योरिटी क्या है, क्योंकि देखिए जितने दाम बढ़ेंगे उतनी नकल भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उतने फ्रॉड भी बढ़ेंगे। तो इसलिए आप अब फिजिकल गोल्ड से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे निकले, मेरे पास बहुत सी जानकारी आई कि उन्होंने बहुत अच्छे जगह से गोल्ड परचेज किया, बट उसमें भी मिलावट देखने को मिली। तो ये जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, तो फिर हर कोई इसमें लाभ उठाना चाहता है, तो यहाँ पे फ्रॉड भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो सेफ है कि आप
ETF ले लें। ETF ले लें। 2026 के मिड तक आप गोल्ड के प्राइस को कहाँ पर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक 55 से लेके एक 60 तक ये जा सकता है। और ये इन्हीं स्थिति को देखते हुए जो इस इन्हीं वक्त स्थितियों को वॉर देखते हुए। जोन में हम जिस वॉर ऑलरेडी जोन में हम बैठे हुए हैं 142 अभी हम बात कर रहे हैं 142 बिल्कुल सही कहा पहुंच गया है सोना। और कई जगह इसको पार भी कर गया। एकदम 142 पार एकदम वो 145 का इसने ऑल टाइम हाँ हाई जी। बनाया, वो बहुत जल्दी पार हो जाएगा। तो हम मिड तक हम 160 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस साल के अंत तक या अगले साल तक 2 लाख भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो क्या आप उन निवेशकों को जो अभी आने वाले वक्त में शादी या फिर त्योहारों में खासतौर से गोल्ड खरीदते हैं, क्या जी। उन्हें अभी एक ऐसा वक्त है जब वो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग एकदम, रहा है कि अभी। बीच में करेक्शन का एक टाइम आ सकता है? अभी देखिए, करेक्शन आपको मैं बता दूं, बड़ी क्लियर सी बात है, करेक्शन तभी आएगा जब दुनिया में शांति छा जाएगी। और आपको दिख रहा है, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को दिख रहा है कि शांति इतनी जल्दी अभी आने वाली नहीं है वैश्विक स्तर पर, बल्कि तनाव और आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो ये इस चीज को ध्यान में रखें। हाँ, बिल्कुल यही सवाल मेरा था। आपकी दूरदर्शिता फिलहाल क्या कहती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक वक्त जैसा हमने पहले भी कहा, युद्ध को युद्ध के लिहाज से देखते थे और बस जी। यही खबरें सामने आती थी कि भाई कौन कितने सैनिक क्षमता के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन एक निवेशक के लिए इस वक्त युद्ध की और खास कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी नीतियों को आपको ना सिर्फ देखना होगा बल्कि समझना भी होगा? देखिए, सीधा सा सबसे पहली तो नज़र आपको यूएस और ट्रंप के एक्शंस पे रखनी होगी। उसके अलावा आपको चाइना, रशिया, ब्राज़ील और साथ में जो है मिडिल ईस्ट में और कुछ नहीं, ईरान मुझे दिख रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसका भी कारण बता दूं दर्शकों को, ये साल जो है जैसा हमने कहा कि ये नेचुरल रिसोर्स जो है वो अब लिमिटेड होते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर अपनी सत्ता हथियाने की बात चल रही है। अब जो वॉर हो रहे हैं वो केवल ज़मीन कब्जा करने के लिए या डोमिनेंस के लिए या पॉलिटिक्स के लिए नहीं हो रहे हैं। अब जो भी वॉर होंगे आने वाले समय वो सब नेचुरल रिसोर्स को ग्रैब करने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल, अपना एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए होगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते चले जाएंगे, क्रिटिकल मिनरल्स अब कम होते चले जाएंगे। तो जिनके पास अब ये चीज़ें होंगी वही स्ट्रांग माने जाएंगे। तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए बहुत तरीके के आगे दबाव, युद्ध या फिर और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी इन्होंने कर दी है। वेनेजुएला के ऊपर एक तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अटैक करके उन्होंने कब्जा कर लिया। जी अनिल जी, जो लोग अपने मौजूदा गोल्ड को, यानी कि अपनी पुरानी ज्वेलरी को, अपने पुराने गोल्ड को बेचना चाहते हैं, क्या ये वक्त उनके लिए भी उतना ही बेहतर है? नहीं बेचें। अगर आपके पास अर्जेंट आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो मत बेचिए। आप 5 साल बाद आपको इसकी वैल्यू बहुत ऊपर दिखाई देगी, दोबारा आप खरीद नहीं पाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आज आपने कोई ज्वेलरी बड़ी सी, एक बड़ा अमाउंट या कोई भारी ज्वेलरी बेच दी, तो वो ज्वेलरी आप आने वाले 5 साल बाद नहीं खरीद पाएंगे, ये जान लीजिए। उस क्वालिटी की नहीं खरीद पाएंगे। हमारे घरों में देखिए 22 कैरेट के गोल्ड, हमारे जो ट्रेडिशनल गोल्ड, वो उसके गहने पड़े हुए हैं। अब आज की डेट में उस क्वालिटी का और उस वेट का 22 कैरेट गोल्ड का बनवाना ज्वेलरी बहुत महंगी हो जाएगी। और आने वाले समय में तो लोग 18 कैरेट या 13 कैरेट या 14 कैरेट तक आ जाएंगे। जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि लोग बस वो केवल अंदर कुछ और ऊपर एक कवर बनवा लें। इस तरीके की अब चीजें होनी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि अब वो 22 कैरेट सोना जो है उसका गहना एक रेयर चीज हो जाएगी, आगे लग्जरी हो जाएगी कि आगे इन्होंने 22 कैरेट का पहना हुआ, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अभी जो स्थितियां इस वक्त हम देख रहे हैं, अगर हम अमेरिका का ईरान के ऊपर ये पूरा जो हमले भरी चेतावनी वाला जो बयान सामने आ रहा है, जो रुख यहाँ पर सामने आ रहा है, क्या ये भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता का सबब है बंदरगाहों को लेकर? जी एकदम है। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो व्यक्ति धमकी दे रहा है उसकी कहेंगे कि जो क्या भाषा कह रहे हैं, मतलब जो डबल फेस्ड है, इसको दोगलापन कहते हैं, कि आप रशिया का नाम लेकर के, एक जो बात आपको पता है कि 500% टैरिफ की बात हो रही है। किस लिए? कि जो कंट्रीज, स्पेशली उनका टारगेट कौन कौन सा है? उनका टारगेट है रशिया, इंडिया और ब्राजील, और साथ में इनडायरेक्टली वो चाइना। तो रशिया, इनफैक्ट वो रशिया के साथ ही है, चाइना, ब्राजील और इंडिया और चाइना, तो ब्रिक्स के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। और उसमें उनका कंडीशन क्या है कि आप पेट्रोलियम और यूरेनियम बाय करेंगे तो 500%। अब मैं आपको बता दूं, यूरेनियम का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर अमेरिका का खुद रशिया है। रोजाटम की जो कंपनी है, वहाँ की जो रशिया की जो कंपनी है,
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनी है, उससे सबसे ज्यादा यूरेनियम अमेरिका ही बाय करता है और 2028 तक बाय करता रहेगा। ये भी क्लियर है जी। तो आप बताइए कि आप किस तरीके की नीतियों की बात कर रहे हैं। आप खुद इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हम खरीदे तो ठीक, तुम खरीदो तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी। इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए उसका भी कारण है। उसका कारण यह है सबसे बड़ा, अमेरिका की 20 से 30% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से आती है, तो उसके लिए यूरेनियम चाहिए, एनरिच्ड यूरेनियम जिसको हम कहते हैं, और उसका बहुत अच्छी क्वांटिटी जो है वो रशिया में मिलती है, जिसके वो सप्लायर हैं, और अमेरिका उसको नहीं छोड़ना चाहता। साथ में वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स हो गए, न्यूक्लियर वॉर जो भी हो गए, न्यूक्लियर प्लेन्स बनने तक की बात चल रही है, तो उनके जो रिएक्टर्स हैं उनमें एनरिच्ड यूरेनियम ही यूज होता है। तो वो ये चाहते हैं कि जितनी हाई एंड टेक्नोलॉजी के फ्यूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हम तो यूज करें, तुम ना यूज करो, ताकि तुम आगे हमसे ज्यादा स्ट्रांग ना हो पाओ। अनिल जी, आपको लगता है कि जिसने इस वक्त अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल, कंबोडिया, ताइवान, चीन, ब्राज़ील, ये वो सारे देश हैं जिसमें यूक्रेन, जिनमें इस वक्त में युद्ध है, युद्ध जैसी स्थिति है, हमले हैं, अगर इन पर नजर रख लिया तो वो सोने के, गोल्ड के इस पूरे बाजार को, मार्केट को बखूबी समझ लेंगे और फिर अपना भविष्य, बिल्कुल हम कह रहे हैं ना कि गोल्ड इज अ सेफ हेवन, उनके लिए ये साबित हो जाएगा। एकदम 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 सही बात है ये। आप देखिए दुनिया में ये मतलब ऐसे ऐसे देशों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई जिन्होंने जिंदगी में कभी पहले लड़ाइयाँ नहीं ली थी, या फिर लग रहा था कि जुबानी तौर पर जुबानी तौर पे होगा, लेकिन हकीकत कभी नहीं होगा। आने वाले समय में कहां पर और कौन सी चीजें शुरू हो जाएंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है इस सिनेरियो में, क्योंकि अब थोड़ा सा पोलराइजेशन चेंज होता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो शिफ्ट है एक ग्लोबल डोमिनेंस का, वो आपको भी दिख रहा है कि वो बदलता हुआ दिख रहा है। एक जमाना था कि जब अमेरिका जो कह देता था मान लेते थे, और अमेरिका ने जिसके ऊपर उंगली रख दी तो वो या तो बेचारा दब जाता था या बर्बाद हो जाता था। अब वो समय चला गया है और यही बात अमेरिका इसको पचा नहीं पा रहा है। अमेरिका की खासियत है कि जब भी उसकी इकोनॉमी या तो वीक होती है या खतरे में होती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं युद्ध शुरू करवा देता है। ये बड़ा फेमस है, ठीक है। तो और कहते भी हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस है वो वॉर है, क्योंकि जहां लड़ाई होती है तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्ट हर तरीके से फायदा होता है, अपना बिजनेस नजर आता है और आता होता भी है। तो युद्ध जो है उसका सबसे बड़ा व्यापार है। अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग स्थिति में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों ही चीज़ों के लिए वो कहीं ना कहीं टारगेट उसी पे करेगा। अब देखिए एप्स्टीन फाइल का केस बहुत तेजी से बढ़ रहा था अमेरिका में, अचानक से उन्होंने ये ड्रामा करके सारा ध्यान इधर का उधर चेंज कर दिया। तो जब भी कहीं डाइवर्ट करना होता है तो वो इस तरह की हरकतें वो करते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर ध्यान नहीं जाए, ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाए। तो एक शुरुआती निवेशक को अनिल जी आप क्या राय देना चाहेंगे? एक ऐसा निवेशक जो शुरुआत में समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि बस वो मार्केट को ही क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसको फॉलो करें, लेकिन उसके लिए क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको सोने पे निवेश करना है या डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपको आना है या फिर शेयर मार्केट में निवेश करना है, तो सबसे पहले देखिए कि इन कंट्रीज में चल क्या रहा है? देखिए इस समय निवेश हमेशा से जो है ना एक नॉलेज गेम रहा है। निवेश कभी भी निवेश जो है स्पेशली स्टॉक मार्केट में या सोने में, इस तरह का निवेश जो है वो हमेशा इंफॉर्मेशन बेस्ड ये एक बिजनेस है, एक गेम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप पैसा जैसे एफडी में डाल कर आप 5 साल भूल गए, वैसा नहीं करना है। तो यहाँ अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, चाहे बाजार में, ये गोल्ड और ये शेयर ये सभी एक ही बाजार के थ्रू ट्रेड होते हैं, तो उसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अवेयर बनना है। अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और उसका क्या असर इकोनॉमिक तौर पर कहाँ कहाँ पड़ेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ के आप डिसीजन ले पाएंगे निवेश के समय। हालांकि बहुत लंबे समय के लिए सोना कहाँ पहुँचेगा ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन फिर भी साल 2030 यहाँ पर सेट कर लेते हैं। हम साल 2026 में हैं, साल 2030 में आपको सोना कहाँ से कहाँ नजर आ रहा है? साल 2030 तक ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 3 लाख से ऊपर ही सोना दिखाई देगा, जो मुझे लग रहा है साल 2030 तक सोना 3 लाख के पार आराम से पहुंच जाएगा। इन युद्ध की स्थितियों को देखते हुए भी हमें ये समझना होगा, कुछ अमेरिका की नई नीतियां जो होंगी वो उसको देखकर होगा। एकदम वो भी है, और सबसे बड़ी चीज़ है डिमांड सप्लाई कंस्ट्रेंट। मैं दर्शकों को पहले भी कहा था कि आने वाले
15 से 20 सालों में सोना जितना हमारा माइन में पड़ा हुआ वो सब माइन हो जाएगा और वो रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। तो इसका सीधा सा असर है कि मैं 3 लाख बोल रहा हूँ, हो सकता है 5 लाख भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। मैं 3 लाख कह रहा हूँ, लेकिन जिस स्पीड से ये रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं तो वो 5 लाख भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मान के चलिए कि अगर युद्ध सडनली चारों तरफ से समाप्त भी हो जाएंगे ना, तो भी अब दुनिया को समझ में आ गया है कि हम किसी दूसरे देश के करेंसी को रिजर्व बनाने के बजाय एक सॉलिड मेटल जो गोल्ड है, प्रेशियस मेटल है, इसको दैवीय धातु बोलते हैं, इसके ऊपर हम इसको एज अ रिजर्व रखें, वो ज़्यादा सही है। और अगर हम थोड़ा डॉलर को यहाँ पर समझें, क्योंकि अब अमेरिका, अगर वेनेजुएला ने इतना बड़ा विद्रोह करने की कोशिश यहाँ पर की, क्योंकि अब भी पहले से भी और अब भी जो आयात निर्यात होता है वो डॉलर पर होता है, और ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर ये कहीं भी रुका, अगर चीन की या रूस की उनकी करेंसी में ये पूरा लेन देन हुआ तो फिर उसके लिए तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ये वही हो ही रहा है, डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये। डी डॉलराइजेशन में अब और आने वाले समय में ये और बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब लोगों को समझ में आ गया है कि अमेरिका इसको एक तरीके से मतलब बार्गेनिंग टूल की तरह यूज करता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपका इंटरनेशनल ट्रेड ठप कर देंगे, हम आपके एक्सचेंज जो रेमिटेंस है उसको बंद कर देंगे। तो लोगों को पता चल गया है, देश दुनिया को पता चल गया है, आने वाले समय में हर कोई एक या तो न्यूट्रल करेंसी हो सकता है, कल को वो कोई क्रिप्टो हो जाए, इसीलिए क्रिप्टो की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव बढ़ रहा है कि ऐसी करेंसी जो किसी देश उसके ऊपर कंट्रोल ना करता हो। हाँ जी, ठीक है, तो ये एक डिजिटल करेंसी कुछ ऐसी, या तो उसके ऊपर एक आम सहमति बन जाए या फिर कुछ और एक दूसरे के ही ट्रेड्स, एक दूसरे करेंसी में ही ट्रेड्स करने लगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये एक क्रिप्टो के फॉर्म में जाकर के मैटर सेटल हो, जो कि किसी भी एक देश का जिसके ऊपर कंट्रोल ना हो। तो ऐसी संभावना काफी ज्यादा बन रही है। भारत की स्थिति इस बीच आपको अनिल जी कहाँ नजर आती है? क्योंकि अगर हम इन देशों के युद्ध को देखें तो भारत ने हमेशा शांति का जिक्र किया है, भारत शांति के पक्ष में रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ कई कदम आगे बढ़े हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत हुआ है, इसके लिए बजट से एक अच्छा खासा अमाउंट जो है उसका प्रावधान भी सामने आया है। भारत की स्थिति कहाँ नजर आती है? देखिए, भारत इस समय एक मजबूत स्थिति में है। सबसे बड़ी चीज देखिए, इतने सैंक्शन के बावजूद, आज से कई साल पहले जब यूएस ने सैंक्शन लगाए थे तो उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। ठीक है, जब पहली बार पोखरण में परमाणु किए गए थे परीक्षण, उसके बाद उन्होंने सैंक्शन लगाया था तो हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव थोड़ा सा पड़ा। इस बार उन्होंने बहुत तरीके के सैंक्शन लगाए, टैरिफ लगाया, बहुत कुछ चीज़ें लगाई, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी एक हेल्दी तरीके से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये रही कि अगर आप डेटा उठा करके देखें तो अभी अक्टूबर नवंबर का जो डेटा है उसमें यूएस एक्सपोर्ट बढ़ा है, जबकि टैरिफ बढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी वो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, प्रेजेंट जो लीडरशिप है उसकी, वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव काम कर रही है। आने वाले समय में भी ये एक मजबूत, क्योंकि देखिए अभी थोड़ी सी फनी चीज़ है, न्यूज़ आप चूंकि ज़्यादा जानती हैं कि उन्होंने क्या कहा कि यूएस इंडिया ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पीएम मोदी ने फ़ोन नहीं किया। ठीक है, तो उनकी शिकायत है कि सारा आपने फ़ोन नहीं किया। ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं देखिए ये अपना दबदबा बनाने के तरीके हैं। और लीडरशिप को पता है कि हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, आपको काम करना है तो हमारे टर्म्स पे काम करिए। एग्री कमोडिटी के ऊपर हम किसी भी तरीके का, टैरिफ का ऐलान हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के सामने आए थे, संबोधन दिया था, हम नहीं झुकेंगे और प्राथमिकता हमारे किसान है, आखिरी पंक्ति में खड़ा शख्स है, गरीब शख्स है, और उनके साथ कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। और ये मैसेज अमेरिका में पर भी गया, पूरे विश्व में गया, एकदम गया है, पूरे विश्व में गया है। और इसी नाते वो कहीं ना कहीं बौखला भी रहे हैं, उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने आसपास के देशों में देखिए रेजिम चेंज की काफी कोशिश हुई, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश मतलब बाकी देश जो अनिल जी घुटने टेकते हुए नजर आए, एक झुकाव के साथ नजर आए, वहीं पर अमेरिका ने ये देख लिया कि भारत सीना तान कर खड़ा है, वो बातचीत के लिए तैयार है, एकदम झुकने के लिए तैयार नहीं है, सीना तान के खड़ा है। और उनको दिक्कत ज्यादा हो रही है। आने वाले समय में ये बहुत लंबा सस्टेन वो नहीं कर पाएंगे। इसी पैनिक में आकर के उन्होंने वेनेजुएला वाला कांड किया है।
कि उनको लगा पहले कि टैरिफ के थ्रू हम लोगों को मैनिपुलेट कर लेंगे, कंट्रीज को अपने फेवर में ला देंगे। जब उनको दिखा कि वहां से हमारी इकोनॉमी बहुत इंप्रूव नहीं हो रही है, तो तुरंत फिर वेनेजुएला का रिसोर्स उन्होंने ग्रैब किया कि वहां का मेरा कंट्रोल हो जाएगा, तो कम से कम हमारी इकोनॉमी को कुछ एक मतलब ये ट्रम्प की स्टेप बाय स्टेप वो नीति है जो खुद को साबित करने में या फिर खुद की उस मजबूती के लिए, जहां पर ये पैंतरा फेल हुआ तो अब चलो ये पैंतरा अपना देखिए, इसमें केवल ट्रम्प नहीं कहते, ट्रम्प ऐसा नहीं कि ट्रम्प कोई बहुत जीनियस पर्सन है। ट्रम्प के पीछे सबको पता है कि ट्रम्प केवल एक पपेट की तरफ बिहेव कर रहे हैं। ट्रम्प के पीछे जो टीम है, जो लोग हैं, उनके एजेंडा शुरू से ही अलग रहा है, आज भी अलग है, ठीक है। और वो ही ट्रम्प को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रम्प पिछले बार जब आए थे तब उनका बिहेव और इस बार के बिहेव में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये ऐसा नहीं, वो शक्तियां हैं जो उसके पीछे हैं। और इसे लेकर कई रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं, आप सही कह रहे हैं। जानते भी हैं कि तो वो उसके पीछे पड़ी हुई हैं और उनके थ्रू वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। पर आपको लगता है कि अगर अमेरिका का ईरान पर जो ये पूरा रुख यहाँ पर इतना सख्ती भरा और इतना चेतावनी भरा लहजा सामने आया है, भारत की अर्थव्यवस्था इससे क्या प्रभावित हो सकती है? मतलब भारत, जाहिर सी बात है भारत नज़र रखे हुआ है, लेकिन ईरान के साथ हमारे संबंधों को लेकर आर्थिक तौर पर या जो हम चाहते थे मजबूती लेकर कई परियोजनाएं वहाँ पर चल रही हैं हमारी, कई जो लाइंस जो हैं वो बिछ रही हैं, उन्हें तो बहुत बड़ा झटका होगा। हाँ, एकदम होगा। और देखिए, ये चीज़ें अफेक्ट तो करती ही हैं, लेकिन अब क्योंकि ये मार्केट से भी जुड़ी हुई है, इनमें लोगों का निवेश भी है, भारी भरकम पैसा लगा हुआ है, भारी भरकम निवेश है, इस पे एकदम असर पड़ता है। और इसको किस तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट अब इसको किस तरीके से मैनेज करेगी, वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसका अंदेशा जो है वो ऑलरेडी था। तो जो निवेश ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए तो कुछ किया ही जाएगा, प्लस साथ में कुछ और हो सकता है कि नए एलाइज बने हमारे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जब कहीं एक दुश्मन बनता है तो साथ में दो नए दोस्त बन जाते हैं। तो अब जिस तरीके से देखें कि चाइना की तरफ जो पहले एकदम रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, अभी भी बहुत ओपन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्टैंस चेंज हो रहा है। हाँ जी। कि ठीक है, हम कुछ चीज़ें अब करेंगे, अब हम और अपने जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो चाइना के साथ हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये सब चीज़ें शुरू हो सकती हैं, या फिर किसी और तरीके से इसको ऑफसेट किया जा सकता है। जिस तरीके से कहा जा गया कि आपने देखा कि टैरिफ को उन्होंने बड़े इजीली ऑफसेट कर लिया, रुपये को थोड़ा सा डिप्रिशिएट होने दिया। लोगों को लगता है कि रुपये के डिप्रिशिएशन जो है वो हमारे लिए ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक नीति थी गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से उन्होंने जो एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगे थे उसको उन्होंने ऑफसेट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। हाँ जी। तो वो ज़रूर उसको मैनेज करने का तरीका है। जिस दिन ये सारी यूएस ट्रेड की जो टैरिफ है वो सारे अगर सेटल जब हो जाएंगे तो ये रुपये और आईएनआर का जो डिफरेंस है, आप जो रेट देख रहे हैं, वो बहुत तेजी से इसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो आपको लगता है कि ये देखना चाहिए एक निवेशक को भी कि अभी फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मार्केट में जाहिर सी बात है जिनका पैसा या फिर जिन्हें लग रहा है कि वो इसमें पैसा लगा सकते हैं। देखिए, शेयर बाजार ऐसी चीज़ है, आप खुद बताएं, हम लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जानती है, लेकिन फिर भी आपको आप देख रही होंगी हमें सब चीज़ जाननी पड़ती है। बाजार में अगर हम नजर रखना चाहते हैं तो हमारा पर्पस तो है कि शेयर मार्केट में निवेश करके वहां से निवेश करके लाभ लेना और हमारे क्लाइंट्स को लाभ दिलाना। अनिल जी, जब तक मैं आपके साथ में ये मार्केट को लेकर, गोल्ड को लेकर इस तरह के इतने जो ज्ञान से भरे हुए पॉडकास्ट नहीं कर रही थी, मैं खबर को उस वक्त खबर के हिसाब से ही पढ़ती थी कि अच्छा चलो दो देशों का युद्ध है, भारत के लिए ये हो सकता है, पर एक आम इंसान के लिए क्या कुछ हो सकता है? बात भारत यानी कि हर भारतीय के लिए, हर भारतीय को, हर भारतीय के लिए, हर भारतीय को अफेक्ट करता है। क्योंकि कई बार लोग क्या कहते हैं अनिल जी कि अरे दो देशों का युद्ध है, आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, दो देशों में आपसी लड़ाई हुई है, आप अपना काम करिए। शायद ये उनको सबसे ज्यादा समझना चाहिए कि हमसे, आपसे, आपके घर की रसोई से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो मैं कहूँ, युद्ध होने वाला नहीं है। मैं एक और बात कहूँ, युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हाँ जी। अब जो है, अब युद्ध मिसाइलों से और इस तरीके से नहीं हो रहा, अब ये इकोनॉमिक वॉर चल रहा है और ये इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि युद्ध अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, युद्ध ऑलरेडी हो चुका है। ये इकोनॉमिक लेवल पे युद्ध ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा। और अब ये जो है युद्ध आने वाले समय में इसी तरीके होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉर होंगे,
डिजिटल वॉर होंगे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हाँ जी। होगी और इकोनॉमिक वॉरफेयर होगी। हाँ। अब वो सैनिक जाके सीमा पे गोलियां चलाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। हाँ। इसी तरीके से लड़ाइयां होंगी और इसी तरीके से देशों को गिराया और उठाया जाएगा। हाँ, बीच में आ रहा था ना कि जी। सैनिक युद्ध के मैदान में उतरेंगे, अब उससे कई लेवल आगे आगे की चीज़ पहुंच चुके हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, एक बार बहुत फिर बहुत से यहाँ पर बताने के लिए कि युद्ध की इन पूरी परिस्थितियों में आपका निवेश कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, खुद को और अपने आसपास में आप बाकियों के भविष्य को भी कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद।